हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीए फाइनल लॉ की अमेंडमेंट्स नवंबर 20 के ऊपर बात करेंगे, जो सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से अनाउंसमेंट आई है। आप इन अमेंडमेंट्स को अपनी कॉपी में, क्योंकि जैसे मैंने आपको पढ़ाया है लिखने के लिए, सबसे पहले अपनी कॉपी निकाल लीजिए ताकि स्ट्रेट वे हम उसमें लिख सकें और इस अमेंडमेंट वीडियो से आपका टाइम बिल्कुल खराब ना हो। टू द पॉइंट ही हम बात करेंगे, बहुत ही कम समय में वी विल फिनिश द अमेंडमेंट्स। फर्स्टली हम लेने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट की अमेंडमेंट्स। तो बेटा, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो पहली अमेंडमेंट हमें नजर आती है, दैट इज विद रिगार्ड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 150 रेड विद रूल 6। तो रूल 6 पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट हुआ है। अच्छा, यहाँ मैं बता दूं आपके, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये रूल 6 है। मैं कुछ नहीं यहां से पढ़ा रहा, बस आगे करके दिखा रहा हूं ताकि स्ट्रेट वे जो हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, हम स्ट्रेट वे वहां की बात करें। तो बच्चों, पहली बात, अगर आपने वो सेम वीडियो पहले देख रखा है तो टेंशन ही खत्म होगी, और किसी ने नहीं वो देखा हुआ तो जस्ट उसके लिए है। तो नॉर्मली मैं ये कहूंगा, जितने बच्चे मुझसे पढ़े हैं मैंने उनको अमेंडेड ही वीडियो अवेलेबल पहले भी करवा दिया था। मैं यहाँ कोई डिटेल में नहीं चाहूंगा, आपको वो वीडियो स्टिल चाहिए तो एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन टेल मी एंड आई विल प्रोवाइड द वीडियो। सो स्ट्रेट वे ऑन टू रूल 6 सेक्शन नंबर 150। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, रूल 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सेक्शन 150, जहां डेटा बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड देखिए, कहता अगर आप एलिजिबल हैं एंड विलिंग टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो ऑब्वियसली डायरेक्टर सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं। कहते हैं यहाँ दो सिचुएशन है, या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप ऑलरेडी हो, या आप हो या आप बनना चाहते हो। तो दो सिचुएशन है। तो पहली है आप ऑलरेडी आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। कब हो? ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट रूल्स। ये जो रूल 6 सब्स्टिट्यूट हुआ है, अमेंडमेंट रूल्स आए, ये आता है 1 दिसंबर 2019 को, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। और दूसरी सिचुएशन क्या, आप बनना चाहते हो, हु इंटेंड्स टू गेट अपॉइंटेड, चाहे दिन है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर 1 दिसंबर को आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, तो बच्चों आपको क्या करना है, 7 महीने के भीतर भीतर, देखिए डेट 2-3 बार चेंज हुई, तो फिलहाल जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगी वो 7 मंथ्स होगी। तो ये डेट मेन है कि 1 दिसंबर के बाद 7 महीने के भीतर भीतर आप क्या करें, ऑनलाइन अप्लाई करें। IICA, मानेसर गुड़गांव हरियाणा में जो जगह है, IICA स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वहां ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, किस बात के लिए, फॉर इंक्लूजन इन डेटा बैंक। और आप कितने टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंक्लूजन के लिए? 3 ऑप्शन है, 1 साल, 5 साल एंड लाइफ टाइम। ऑब्वियसली फीस तो लगती है। तो ये एक हो गया, आप ऑलरेडी डायरेक्टर हो, एक है आप बनना चाहते हो। अगर हो 1 दिसंबर को, तो 7 महीने के अंदर IICA में आप क्या करें, आप अप्लाई कर दें। देन क्योंकि आप 1 साल, 5 साल, 3 ऑप्शन आ गई, तो आपने ऑब्वियसली आपको यहाँ रिन्यूअल करवानी पड़ेगी। जैसे ही आपका 1 साल या 5 साल का टाइम खत्म हो जाता है, क्योंकि लाइफ टाइम है, फिर तो कोई टेंशन नहीं, ऑब्वियसली रिन्यूअल पे आपको फीस भी देनी पड़ेगी। देन देखिए, आप सबको मालूम है, जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हो, सब सेक्शन 6 आप सेटिस्फाई करते हो, 7 में आपको 3 लेवल पे डिक्लेरेशन देनी पड़ती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने पे। तो आपने जब वो डिक्लेरेशन देनी है, तो आपने साथ में ये भी बताना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि हमने ये रूल 6 का भी कंप्लायंस किया है। तो रूल 6 का कंप्लायंस का मतलब हो गया कि हमने डाटा बैंक IICA में अप्लाई कर दिया है। साथ में अप्लाई करने पे आपको एक टेस्ट पास करना होता है, जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो ये टेस्ट जो है आपने पास करना है। जैसे आप डाटा बैंक में आपका नाम चढ़ गया, उसके 1 साल के भीतर भीतर इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको कम से कम 60% मार्क्स लेने हैं। आप अटेम्प्ट जितने मर्जी ले सकते हैं, सीए की तरह कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी बार अटेम्प्ट दो आप, लेकिन 60% नंबर लेने पड़ेंगे। सीए से 10% एक्स्ट्रा, 50 की बजाय 60 है। लेकिन हाँ, ये ऑनलाइन टेस्ट आपको पास करने की जरूरत नहीं है अगर आप क्या है, ऑलरेडी किसी कंपनी में डायरेक्टर या KMP है, डी और KMP है, और डायरेक्टर या KMP है आप कम से कम 10 साल के लिए। तो जो पुराने एक्सपीरियंस बंदे हैं उनके लिए टेस्ट जरूरी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर आप 4 कंपनियों में डायरेक्टर हो, 3-3 साल से, आपको मेरे हो गए 10 साल, क्योंकि 4 कंपनियां हैं, 3-3 साल के हिसाब से 12 साल नहीं।
10 साल का टाइम पीरियड, कम से कम आपने एक बार ही इसे काउंट करना है एक ही कंपनी के हिसाब से। तो आपको ये ऑनलाइन टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन सी कंपनी में? अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी में या लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर उसकी पेड अप कैपिटल कम से कम है 10 करोड़ रुपए, तो दैट मीन्स ऑनलाइन टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 बरस से डायरेक्टर या केएमपी हैं, किसमें? लिस्टेड पब्लिक कंपनी बीसी में, या तीसरा है लिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्रोवाइडेड उसकी पेड अप कैपिटल कम से कम 10 करोड़ हो। तो ये जो टेस्ट है आपने डाटा बैंक में इंक्लूड होने के एक बरस के अंदर अंदर पास करना है। 60% मार्क्स चाहिए, अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये डाटा बैंक में जाने के लिए आपने एप्लीकेशन कहाँ दी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दी 1 दिसंबर को। अगर आप डायरेक्टर हैं उसके 7 महीने में, या नहीं बनना चाहते हैं तो उसके, तो यहाँ 3 ऑप्शन रहती है, 1 बरस, 5 बरस एंड लाइफ टाइम। तो ये था आपका सेक्शन नंबर पहला, जहां से अमेंडमेंट स्टार्ट होती है, दैट इज सेक्शन नंबर आ गया आपका 150 रूल 6। इसके बाद मैं स्ट्रेट वे अमेंडमेंट हमारी आखिरी सेक्शन पहले मैं लेके आ रहा हूं। ये नो डाउट सी के अनाउंसमेंट में बिल्कुल नीचे मिलेगा, लेकिन मैं उसे थोड़ा पहले ले रहा हूं। तो ये है निधि कंपनी के ऊपर। देखिए, निधि कंपनी सेक्शन 406 के अंदर आती है। निधि कंपनी में पहली बात है, ये पूरा का पूरा सेक्शन 406 दरअसल सब्स्टिट्यूट हो गया। रूल्स में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट आई, तो मैंने पहले ही 2020 में ही आपको एक नया वीडियो दिया था इसका। तो आई होप सो जिन्होंने वो देख रखा है तो उनको कोई जरूरत नहीं है, जिन्होंने गलती से वो ना देखा हो, लगभग 2 घंटे की क्लास थी वो, जहां मैंने एक एक वर्ड उसमें लिख के आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मुझसे वो वीडियो ले भी सकते हैं। मेरी ऐप पे वो अपडेटेड फोल्डर में पड़ा भी हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, हल्का एक वर्ड का जरूर चेंज करना है। तो जस्ट मैं शो कर रहा हूँ कि हाँ, क्या ये हैंड रिटन नोट्स आपने ये वर्टिकल 2 पेज में मैंने आपको बनवाए थे। तो आई होप सो ये आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आपने ये लिखे हुए हैं तो ये था पहला पेज बच्चों। तो इसमें एज सच कोई चेंज वाली बात नहीं है, राइट। ये था फर्स्ट पेज। तो नो डाउट ये सारा चेंज हुआ है। तो मैं इसका कोई वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मैं निधि कंपनी मोटा मोटा यही कह रहा हूँ कि भाई सब कुछ चेंज है। तो आप इसको दोबारा वीडियो देखो, तो जिसको जरूरत हो बता भी दीजिएगा आप मुझे। तो मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड अमेंडमेंट में नहीं जा रहा हूँ। बस हाँ, इस मेरे वीडियो क्योंकि इतना लंबा चौड़ा है और मैं बिना मतलब मैं बच्चों को टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। हाँ, एंड में मैंने एक चार्ट आपको बताया था, डिक्लेरेशन ऑफ निधिज के ऊपर बना के दिखाया था। ये पक्का उस मेरे वीडियो में एक चेंज आपको करनी पड़ती है, वो करनी ही पड़ेगी। ये क्या है कि भाई आप निधि कंपनी हैं, तो जैसे ये अमेंडमेंट आई, इन्होंने कहा आप ये बताइए कि आप निधि हैं। मतलब रूल 23A है एक, और एक तरफ है 3A। तो कहता है अगर आप निधि कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुए हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स, ये 2019 के रूल हैं जो 15 अगस्त 2019 से लागू होते हैं। दैट मीन्स 15 अगस्त से पहले की आप कंपनी हो, तो आपको ये फिर से साबित करना है, प्रूव करना है कि हाँ मैं निधि हूं। इस काम के लिए आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी है। कब देनी है? विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आप बने उसके 1 बरस के भीतर और फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ रूल्स। तो रूल्स कब कमेंस हुई है? 15 अगस्त से। लेकिन स्टार्टिंग में इनमें कहा गया कि 6 महीने ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रूल। अमेंडमेंट ये है, इस 6 महीने को 9 महीने कर लीजिए। ये तो पक्का 100% सब बच्चों को करने होंगे, क्योंकि आपने जो मेरा वीडियो लगाया होगा, वो क्लास जो लगाई होगी वो 6 महीने वाली है। तो मेक इट 9 मंथ्स। तो इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के अंदर अंदर, या जैसे ये रूल स्टार्ट होते हैं उसके 9 महीने के अंदर अंदर आप डिक्लेरेशन सीजी को दीजिए, विच एवर इज लेटर। और रूल 3A कहता है अगर निधि कंपनी बनी ही इन रूल्स के आने के बाद है, तो आपने ये डिक्लेरेशन, यहां कोई इस हिस्से में कोई चेंज नहीं है। तो सिर्फ वो 6 महीने वाला हिस्सा 9 महीने हो गए। तो अगर आप साथ के साथ कॉपी में निकाल के बैठे हो, चेंज करे हो, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो बच्चों, इसके बाद हम जो नेक्स्ट अमेंडमेंट ले रहे हैं, दैट इज विद रिगार्ड टू सेक्शन 203, जिसमें रूल नंबर 8A सब्स्टिट्यूट हुआ है एंड रूल नंबर 9 में कुछ इंसर्शन हुआ है। तो स्ट्रेट वे अपनी कॉपी पे 203 जो कि होल टाइम KMP पे था, उसके ऊपर निकाल लीजिए नोट्स। और यहाँ स्ट्रेट वे एक ही चेंज है, बस आपने उस चेंज में जाना है। ये जो पिंक कलर से ऑलरेडी मैंने चेंज किया हुआ है। रूल 8A हम पहले क्या कहते थे, CS कौन सी कंपनी को चाहिए? कोई भी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ हो। लेकिन अब चेंज क्या है? चेंज ये है, ये जो ब्रैकेट में हमने लिखा था पब्लिक प्राइवेट एवरी कंपनी का मतलब तो यही हो गया, तो पब्लिक प्राइवेट नहीं। अब चेंज ये है, एवरी प्राइवेट कंपनी को CS तभी चाहिए अगर पेड अप कैपिटल, ये पहले 5 करोड़ की लिमिट अब चेंज हो जाती है, ये बन जाती है 10 करोड़। तो कहने का मतलब है प्राइवेट कंपनी में CS तभी चाहिए अगर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है।
और वैसे आप जानते हैं, वैसे तो लिमिट थी ही क्या, ये 10 करोड़ थी, लेकिन ये सीएस के लिए लिमिट 5 करोड़ डाली गई थी हर कंपनी पे। तो अब वो कह लो पैरिटी होगी, वो 10 करोड़ का ही बन गया। मतलब प्राइवेट कंपनी में चाहिए सीएस, लेकिन तब चाहिए जब 10 करोड़ हो। तो जो पिंक कलर से मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दे रखा है, ये चेंज कर लीजिए अपनी कॉपी में, बात खत्म। देन इसके बाद बच्चों जो अमेंडमेंट आती है, दैट इज विद रिगार्ड टू सेक्शन 204 204 एंड 204 ऑब्वियसली अगेन सीएस से रिलेटेड है, सेक्रेटेरियल ऑडिट से रिलेटेड है। तो हम कहते थे सेक्रेटेरियल ऑडिट किसके लिए चाहिए, तो हम कहते थे लिस्टेड कंपनी के लिए चाहिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए भी चाहिए, अगर पीयूसी 50 करोड़ या टर्नओवर हो 250 करोड़। अब इंसर्शन से अमेंडमेंट आई है, एक लिमिट और इन्होंने ऐड कर दी, पिंक कलर से लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने नोट्स में डाल लो। ये रूल नंबर 9 है, जैसे यहाँ ये आपको रूल दिख रहा है, इसके साथ 9 भी लिख लीजिए। दिस इज रूल नंबर 9 बिकॉज आई एम यूजिंग अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर सो आई कैन नॉट राइट। तो ऑलरेडी पिंक कलर से आपको दिख रहा है, तो जो रूल लिखा है इसके साथ रूल नंबर 9 है। तो तीसरी लिमिट क्या डाला, एवरी कंपनी। तो एवरी कंपनी का मतलब क्या हो गया, अगेन पब्लिक हो प्राइवेट हो, कोई भी कंपनी जिसकी लोन या बोरिंग बैंक से या पीएफआई से, ये पीएफआई वर्ड यहां ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑब्लिक पीएफआई, दैट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि कम से कम 100 करोड़ का अगर आपका बैंक या पीएफआई से बोरिंग है। और ये जो लिमिट्स आपने देखनी है 50 करोड़ 250 करोड़ या 100 करोड़ वाली, कैसे देखनी है, एज पर लास्ट एबीएस। एबीएस आप जानते हो, ऑडिटेड बैलेंस शीट। तो बस आपने एक चीज इसमें 204 में ऐड करनी है कि सेक्रेटोरियल ऑडिट हर उस कंपनी को करवाना है जिसका लोन या बोरिंग बैंक पीएफआई से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अगर आउटस्टैंडिंग कम से कम हो 100 करोड़ का। आई होप सो आपने लिख लिया होगा, या भैया स्क्रीनशॉट लेके कर लेना। आई रिपीट, यहां मैं करेक्ट ये थोड़ा लिख नहीं पाऊंगा बिकॉज हेयर द वर्ड एज आई सेड इज पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो मूविंग अहेड बच्चों, देखिए जैसे यहां मैं शो करूं, देखिए क्लियरली लिखा हुआ, बैंक और पीएफआई 100 करोड़ का अगर हो, एवरी कंपनी, पब्लिक भी हो गया प्राइवेट भी हो गया। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट। एंड नेक्स्ट अमेंडमेंट आपके बोर्ड मीटिंग्स वाले चैप्टर में है। एंड बोर्ड मीटिंग्स में इन्होंने जो हमें बोर्ड मीटिंग वाला चलो सेक्शन बाद में आएगा, उससे पहले जो हमें अमेंडमेंट नजर आ रही है इसी चैप्टर में, पावर्स ऑफ बोर्ड में, और ये है आपके सेक्शन नंबर 188 से रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आरपीटी वाले से रिलेटेड है। तो वहां उन्होंने कुछ चेंज किए हैं, ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर लूं, इसका नया वीडियो बना के दे दिया गया था, बहुत बच्चों ने वही देखा होगा, लेकिन किसी कारणवश किसने ना देखा हो तो आई रिपीट, इनसे रिलेटेड आप पूरे नए वीडियो भी ले सकते हैं, बाकी लेने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने नोट्स में जाके चेंज कर लो। मैं एग्जैक्टली चेंज बता रहा हूं बिना टाइम खोटी किए। तो आप देख रहे हो आरपीटी में ये हम लोग ये 7 ट्रांजेक्शंस पढ़ा करते थे, उसमें चेंज आया है। क्या चेंज आया, जो पहली हमने लिखी थी सेल परचेज वाली गुड्स वगैरह की, तो हम पहले पढ़ते थे 100 करोड़ और 10% ऑफ टर्नओवर, तो वो 100 करोड़ वर्ड हटा दिया गया। स्ट्रेट वे अब लिमिट क्या बन गई है, 10% और मोर ऑफ टर्नओवर। तो ऑब्वियसली जब 100 करोड़ हट गया तो विच एवर इज लेस वर्ड क्यों आएगा, तो स्ट्रेट वे अब 10% टर्नओवर हो गया। तो सिंपली जो मैंने काटा है, बस आप भी उसे काट दीजिए और कुछ नहीं कीजिए। पिंक कलर से मैंने काटा था, और पिंक से ही 10% से पहले क्या लिख दिया, 10% और मोर का साइन, मोर देन इक्वल टू का साइन। सेम वे सेलिंग डिस्पोजिंग प्रॉपर्टी जो था, उसमें भी जो 100 करोड़ था वो कट गया है, बस बाकी सेम वही है, 10% ऑफ नेटवर्थ। तीसरा, लीजिंग में 2 बदलाव है, 100 करोड़ भी कटा, लेकिन 10% में हम दोनों चीजें देखते थे, 10% ऑफ टर्नओवर भी देखते थे, नेटवर्थ भी देखते थे, तो नेटवर्थ वर्ड कट गया। तो दैट मीन्स कोई बड़ा नहीं चेंज आपको करना पड़ रहा है, चीज को सिंपल काटना है आपने। देन अगला, सर्विसेज में 50 करोड़ का वर्ड कट गया, बस इतना सा चेंज है। आई होप सो आपने साथ के साथ कर लिया होगा, मतलब जो लिमिट थी 100 करोड़ 50 करोड़ वाली वो उड़गी, सिर्फ एक लीजिंग वाले में नेटवर्थ भी साथ में उड़ा है। और एक हल्का सा चेंज जो कि हमने लास्ट टाइम भी किया था अमेंडमेंट में, शायद वो तो आपने लिखा होगा, बट फिर भी क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपनी अनाउंसमेंट में कुछ चीजें पुराने अटेम्प्ट वाली भी रिपीट की हैं, तो मैं शेयर जरूर किए देता हूं थोड़ा सा आपसे। तो ये था भाई आपका ये रहा, तो ये था नॉन एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट कंपनी वाला पॉइंट निकालो, तो हम ये कहते थे गवर्नमेंट कंपनी अगर लिस्टेड है और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया विद एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी, कि ये सेक्शन नहीं लगेगा, एग्जम्पशन थी,
कि अगर गवर्नमेंट कंपनी जो लिस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी और अदर गवर्नमेंट कंपनी से 188 नहीं लगेगा। उसके साथ ये वर्ड है एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी, और या कॉन्ट्रैक्ट किया है सीजी के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये आपने पहले भी लिखा होगा पहली बात तो आपकी कॉपी में, बट समहाउ किसी ने ना लिखा हो, बस ये पिंक वाला जो है वो साथ में अटैच कर लीजिए। अच्छा, मैं भूल ना जाऊं, एक चीज और है, ये जितनी भी अमेंडमेंट है या अनाउंसमेंट से जो भी आई हैं, तो लगभग आपके प्रिंटेड बुकलेट जो आपको मिली है कंपनीज एक्ट की वो अपडेटेड मिली होगी। तो मेरे ख्याल में कोई एक आधी छोड़ दूं तो 100% आपके प्रिंटेड में भी ये दे दी गई थी वक्त से पहले ही डाल के। सो आई थिंक आई शैल मूव अहेड। तो बच्चों इसके बाद ये 188 वाला ही सारा बोल रहा है, तो मैंने हल्का सा इतना लंबा चौड़ा आपको यहाँ दिख रहा है, तो एग्जैक्टली जो नोट्स में चेंज बनता है वो मैंने करवा दिया है। हाँ, ये एक चीज ये थी आपकी दिस वन। हाँ, ये ऑडियो वीडियो मीन से रिलेटेड बोर्ड मीटिंग वाले कॉन्सेप्ट में। तो चलिए बोर्ड मीटिंग, तो बोर्ड मीटिंग वाला आपको याद होगा सेक्शन आपका 173 था। 173 में याद कीजिए जब हम बात करते थे हम ही कहते थे ऑडियो विजुअल मीन से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रूल 4 था एक्सक्लूडेड कुछ मैटर्स थे कि ये काम आपको उसके लिए मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं कर सकते। तो ये 4 काम रूल 4 था। ये 5 काम आपके जो थे ये आप दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब यहाँ बस हल्का सा एक चेंज क्या है, क्या लिखा है देखिए, पिंक कलर से बस यहीं पे लिख के छोड़ दीजिए, बट अलाउड फ्रॉम 19 मार्च टिल 20 जून। मतलब ये कोविड आने से इन्होंने ये जो एक्सक्लूडेड मैटर थे रूल 4 में, तो इन्होंने कह दिया इनके लिए भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन से बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं, जो पहले एक्सक्लूडेड था रूल 4 में। तो ये इन्होंने कहा 19 मार्च से टिल 20 जून तक ये काम किए जा सकते हैं। तो जो पिंक कलर से लिखा है वो लिख लीजिए, या कहीं कोई इंटरप्रिटेशन में इश्यू ना हो जाए तो सिंपली ये लिख लीजिए, ये 5 कामों के लिए जो रूल 4 में दे रखा है, हम ये 5 काम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं फ्रॉम 19 मार्च से लेके टिल 20 जून 2020 तक। बस ये इतनी सी अमेंडमेंट। चलिए बच्चों, इसके बाद हमें अमेंडमेंट नजर आ रही है इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर में। तो ये जो है बेसिकली सेक्शन 212 जो कि डील करता है सफाइयों से सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये पुरानी ही अमेंडमेंट है जो इन्होंने इसके अंदर लिख के दे रखी है, तो 100% आई होप सो आपने अपनी कॉपीज में नोट डाउन ऑलरेडी की होगी, बट यहाँ अगेन बिना पढ़ाई में स्ट्रेट वे आपको नोट्स में लेके चल रहा हूँ। तो सेक्शन 212 जो सफाइयों पे हमने किया था, यहाँ आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा साइज इसका बड़ा कर रहा हूँ ढंग से आप देख सकें। तो बच्चों ये 212 सब सेक्शन 8 जो आपको पिंक कलर से यहाँ नजर ऑरेंज कलर आपको नजर आ रहा है, ये है अमेंडमेंट। सफाइयों जब आपको अरेस्ट करेगी तो उसने कहा ऑफिसर जो है वो कम से कम असिस्टेंट डायरेक्टर होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर जो लिखा हुआ है। एंड जब आप उसको अरेस्ट करते हो 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करते हो, तो पहले कहां पेश करते थे? पहले पेश करते थे जनाब ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, अब इसके साथ एक वर्ड और लगा दिया स्पेशल कोर्ट। और जब आप उसे अरेस्ट करके लेके जाते हो तो जो जर्नी का टाइम है वो हम एक्सक्लूड करते हैं। तो यहां पहले लिखा था कि जब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हो तो जर्नी वाला टाइम एक्सक्लूड कर दो, लेकिन अब साथ में वर्ड क्या है? स्पेशल कोर्ट। आई होप सो कॉपी में लिखा होगा, नहीं लिखा हो स्क्रीनशॉट लो और जो मैं बता रहा हूं इसको आप एड ऑन अपनी कॉपी में कर लीजिए। देन इसी में सेक्शन 212 में इन्होंने एक सब सेक्शन 14A इंसर्ट किया। कहते जैसे ही सफाइयों अपनी रिपोर्ट बना के देता है और उस रिपोर्ट में वो ये लिख के देता है कि भाई फ्रॉड हुआ है या अनड्यू बेनिफिट लिए गए हैं किसके द्वारा, डायरेक्टर, केएमपी या कोई भी व्यक्ति, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन फाइल करेगी एनसीएलटी के पास किस चीज की? डिसगॉर्जमेंट की। डिसगॉर्जमेंट का मतलब क्या है कि जो उसने अनड्यू एडवांटेज लिया वो पैसे उससे वापस लिए जाएं। तो कहता है जब एप्लीकेशन दी जाएगी, जिस व्यक्ति ने वो गलत एडवांटेज उठाया है उसको पूरे के पूरे वो पैसे लौटाने होंगे और उसकी रहेगी पर्सनल लायबिलिटी। इसलिए आगे वर्ड लिखा है सच पर्सन्स लायबल पर्सनल विदाउट
एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, मींस पूरा पैसा उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो ये 212(14) ए नया सेक्शन सबसेक्शन इंसर्ट है, ऑलरेडी होना चाहिए आपकी कॉपी में, ना हो प्लीज फोटो क्लिक करें और एड ऑन कर लें। तो सिर्फ मैं जो चीज चेंज हुई है उसी के ऊपर फोकस कर रहा हूं, बार बार आपको ये कह रहा हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइज, इसके बाद कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सेक्शन 232 में इनकी जस्ट एक क्लैरिफिकेशन है, जो कि ये भी पहले थी। ये क्या है 232(6) से रिलेटेड? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट था विद रिगार्ड टू मर्जर अमेलगमेशन। कहते हैं जब मर्जर अमेलगमेशन होती है तो आप कोई एक डेट फिक्स करते हो, तो इन्होंने उसके ऊपर एक ये क्लैरिफिकेशन है। तो अगर इसकी क्लॉज ए में देखो तो यही कहा कि कोई ना कोई अपॉइंटेड डेट होगी। ये अपॉइंटेड डेट क्या हो सकती है? कोई कैलेंडर डेट हो सकती है या कोई इवेंट हो सकता है। तो कहते हैं कि अपॉइंटेड डेट कैलेंडर डेट या कोई अपॉइंटेड कोई इवेंट हो सकता है। और कहता है इस अपॉइंटेड डेट को ही हम क्या मान लेंगे? एक्विजिशन डेट मान लेंगे। एंड क्लॉज सी में कहता है कि जब आप कोई स्पेसिफिक कैलेंडर डेट चूज कर लेते हैं तो एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन जाए, वो उससे पहले की भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो अपॉइंटेड डेट एप्लीकेशन देने से एक साल बियॉन्ड ईयर है, एक साल पहले है, तो ऑब्वियसली उसकी आपको जस्टिफिकेशन देनी होगी कि एक साल पहले की डेट है तो एनसीएलटी में आप इतना लेट क्यों आए हैं। और देयर आफ्टर इट सेज कि अगर वो इवेंट बेस्ड है तो इवेंट बेस्ड है तो आपने उसको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है कि अगर इवेंट देखिए क्या लिखा है, हाउएवर इन केस ऑफ सच इवेंट बेस्ड डेट बीइंग अ डेट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ फाइलिंग द ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 5 कि इवेंट डेट उसके बाद है और आपने रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग पहले कर ली है, तो आपने फिर से रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर उसको बताना है। तो ये हमने पहले भी लिखा हुआ था। तो ये रहा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में जाइए 232(6) में। और एक मैं हल्का सा अमेंडमेंट और आपको बता दूं, 231 में भी है और वो एक वर्ड की अमेंडमेंट है, जस्ट आई शो यू। 231 जो कि हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट विद रिगार्ड टू मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स करते हैं, उसमें क्या है देखिए, यहां पे ये सबसेक्शन 11 एंड 12 था। पहले ये था नोटिफाई नहीं हुआ था, अब देखिए मैंने येट टू बी नोटिफाइड को काटा मार दिया। दैट मीन्स ये सब सेक्शन नोटिफाई हो गए, जिसका मतलब क्या है, टेक ओवर ऑफर जो है इस पर सेबी गाइडलाइंस होनी चाहिए। ग्रीवेंसेस जो हैं तो आप एनसीएलटी के पास अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने लिखा हुआ है, बस येट टू बी नोटिफाइड वर्ड को हटा दीजिए, दैट मीन्स वो नोटिफाई हो गया है। और इसके बाद ये 232 जो हम अपॉइंटेड डेट की बात कर रहे थे, तो आपने कॉपी में लिखा होगा, स्टिल ना लिखा हो तो प्लीज हैव अ लुक। तो 232(6) ये रहा। कहता है स्कीम, देखिए स्कीम टू स्पेसिफाई अपॉइंटेड डेट फ्रॉम विच इट शैल बी इफेक्टिव। तो अपॉइंटेड डेट को ही हम क्या मान लेंगे? एक्विजिशन डेट मान लेंगे। थोड़ा सा आपने देखा ये अपॉइंटेड डेट क्या हो सकती है, ये कोई कैलेंडर डेट भी हो सकती है और ये कोई इवेंट बेस्ड डेट भी हो सकती है। और पूरी जो डिटेल है वो पूरी की पूरी आपने लिखनी हो तो देखिए आपके प्रिंटेड नोट्स में भी ये सब कुछ, ये जितने अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूं लगभग एक आदि को छोड़ के सारे आपके प्रिंटेड नोट्स में भी हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं या यहां से फोटो क्लिक कर लीजिए, राइट। इसके बाद तो देखिए ये आपके सेक्शन जो 230 था 11-12 जो मैंने अभी आपको बताया उससे रिलेटेड है। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑलमोस्ट 100% आपने ये सारा पढ़ा हुआ, जो अमेंडमेंट डेफिनेटली आपने की हुई है, बट फिर भी जब यहां जिक्र आया है तो आई हैव अ वर्ड। तो देखिए ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड तो आपने देखा था, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में हम लोग एप्लीकेशन या तो मेंबर्स देते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो जो ये आपके नोट्स में होगा भाई, क्या करके, अरे यार कहाँ गए हम, देखिए तो आप अपने नोट्स में ये देखिए 241। तो 241 में बच्चों
ये सब सेक्शन 2 में था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो एप्लीकेशन देती है, तो ये यहां देखिएगा ये प्रोविजन जो लिखी हुई है, एप्लीकेशन बिफोर प्रिंसिपल बेंच ऑफ एनसीएलटी, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एप्लीकेशन जाएगी एनसीएलटी के पास, वो जानी चाहिए प्रिंसिपल बेंच के साथ। तो आई होप सो ये पहले पक्का लिखा होगा आपने, जिसने ना लिखा हो लिख लीजिए। देन यहां पे 3 सब सेक्शन इंसर्ट होते हैं, सब सेक्शन 3, 4 एंड 5। तो सब सेक्शन 3 कहता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में हालात ऐसे हैं कि सजेस्ट कर रहे हैं कि जो बंदा मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है वो फ्रॉड उसने किए हैं, या जो बिजनेस कंडक्ट हम कर रहे हैं वो कमर्शियल बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ प्रिंसिपल्स हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, या आप बिजनेस कर रहे हो जिससे आप सीरियस इंजरी ट्रेड बिजनेस को पहुंचा रहे हो, या आपके इंटेंशन है टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स। तो सब सेक्शन 3 में इन्होंने ये 4 क्लॉज डाली कि उनको लगता है कि मैनेजमेंट गलत है, डिफ्रॉड के लिए बने हो, प्रिंसिपल साउंड प्रिंसिपल्स नहीं आप फॉलो कर रहे हो, या सीरियस इंजरी टू द ट्रेड बिजनेस आप पहुंचा रहे हो। तो ये इतना हिस्सा जो आपको दिख रहा है, मैं कोई वर्ड टू वर्ड में नहीं जा रहा हूं, मोटा मोटा बोल रहा हूं बिकॉज मैं ये सब करवा चुका हूं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेगी, एनसीएलटी में अप्लाई करेगी, ताकि एनसीएलटी अपनी रिपोर्ट बनाए, इंक्वायरी करे और ये बताए क्या ये व्यक्ति फिट एंड प्रॉपर है या नहीं कंपनी में बने रहने के लिए। एंड सब सेक्शन 4 कहता है जब ये केस फाइल किया जाएगा जिस व्यक्ति के खिलाफ जो एनसीएलटी में गया है, वो व्यक्ति ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, रिस्पोंडेंट। एंड सब सेक्शन 5 कहता है जब आप एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करते हैं एनसीएलटी के पास, तो आप एक स्टेटमेंट साथ में लगाइए जो भी मटेरियल एविडेंस प्रूफ है आपके पास में, और वो साइंड एंड वेरीफाइड भी होना चाहिए एज पर सीपीसी मीन सिविल प्रोसीजर कोड। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये 100% हमने क्लास में किया हुआ है और सब बच्चों ने फॉलो भी किया होगा, बट किसी का कोई और पुराना बच्चा हो तो भाई ये सिंपली जो मैं दिखा रहा हूं उसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए शॉर्ट में अपने नोट्स में। अब आगे क्या होता है, 241 के अमेंडमेंट से उससे एक कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट आ जाती है, 242 में भी आ जाती है एंड 243 में भी। 242 में क्या है, एनसीएलटी जब अपना ऑर्डर देगी, ये लिखा है देखिए 242 सबसेक्शन 4 कि जब अपना ऑर्डर देगी तो वो ये बताएगी क्या रिस्पोंडेंट जो है फिट एंड प्रॉपर है नहीं, जिसके लिए आपने 241 में एप्लीकेशन दी थी, बस इतना सा। तो बस ये बताना है। एंड 243 में मैं साथ के साथ कह रहा हूं भाई स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। 243 में 1 ये इंसर्ट हुआ, तो ये इसमें भी सेम यही चीज है कि जब एनसीएलटी अपना ऑर्डर देगी तो उसके ऊपर एक रोक लगेगी, वो 5 साल के लिए कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकता, उसे बाहर निकलना पड़ेगा, और 5 साल से समय उसका कम सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी से पूछ के ही कर सकती है। एंड क्लॉज 1 भी ये कहती है जब उसे निकाल दिया जाएगा तो उसको टर्मिनेशन पे कोई। तो बच्चों इसके बाद अमेंडमेंट हमें नजर आती है सेक्शन नंबर 245 में विद रिगार्ड टू रूल नंबर 84। तो ये क्लास स्यूट से रिलेटेड था, तो आइए स्ट्रेट वे हम अपनी फाइल में चलते हैं। तो सेक्शन 245 से रिलेटेड, और ये भी हमने प्रॉपर क्लास में की हुई है, तो किसी की अगर ना हुई हो तो प्लीज यू मे हैव अ लुक। ये है कि जब क्लास स्यूट या एक्शन फाइल होता है तो भाई मेंबर्स ने जब एप्लीकेशन देनी, कम से कम कितने मेंबर हो, तो हमने यहाँ 2 हिस्से बनाए मेंबर से रिलेटेड। आप देख सकते हैं ये जो ये बॉर्डर अभी मैं बना रहा हूँ रूल 84 से रिलेटेड क्लॉज 3 एंड 4 में। तो मेंबर्स से रिलेटेड हमने 2 हिस्से बनाए, क्या कंपनी की शेयर कैपिटल है या नहीं। अगर शेयर कैपिटल है तो 3 बातें हैं, कम से कम 100 मेंबर, 100 नहीं है तो जितने टोटल मेंबर हैं उनका 5%, और तीसरा है होल्डर्स ऑफ 2%, लेकिन 2% पेड अप कैपिटल नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है, इश्यूड शेयर कैपिटल। और अगर आपकी शेयर कैपिटल नहीं है, यही लिमिट, पहली 2 सेम आ गई, टिक टिक, तीसरी 2% ऑफ इश्यूड की बजाय हमने उसे बना दिया 5%। और अगर डिपॉजिटर्स की तरफ से क्लास स्यूट है तो सेम यही अनलिस्टेड वाला शेयर कैपिटल है लेकिन अनलिस्टेड कंपनी, सेम वही लिमिट आ रही है। देखिए 100 डिपॉजिटर या 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, या जितना डिपॉजिटर्स का अमाउंट है, जैसे उधर थी इशूड शेयर कैपिटल का 5%, यहां जितना डिपॉजिटर्स का अमाउंट है उसका 5%। और जबकि अगर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो स्ट्रेट वे कितने, 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स कह लो या 20%। तो आई होप सो पहले भी ये चीज लिखी गई होगी, लेकिन समहाउ अगर ना किसी ने लिखी हो तो ये हैव अ लुक। इसके बाद बच्चों हमारी कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो लास्ट अमेंडमेंट आती है दैट इज विद रिगार्ड टू वाइंडिंग अप। ये है सेक्शन नंबर 272 के ऊपर, छोटी सी है, एक वर्ड है, सिर्फ हमें कटिंग करनी है। तो वाइंडिंग अप आप ध्यान दीजिए, हमने 271 में ग्राउंड्स पढ़े थे और उसके ऊपर 272 में हमारी पिटीशन लगी थी फॉर वाइंडिंग अप के लिए एनसीएलटी के पास।
तो उसमें हमने पढ़ा था कि पिटिशन कौन डाल रहा है। पहला हमने बनाया था कंपनी, सेकंड हमने बनाया था आरओसी, ये रहा। तो आरओसी हमने कहा था किसी भी ग्राउंड के ऊपर पिटिशन कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट क्लॉज नंबर ए एंड ई। लेकिन ई अब हट गया। ए क्या क्लॉज थी 271 में? वो ये थी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया कंपनी में मेंबर्स ने, तो उसके ऊपर तो आरओसी वैसे नहीं पिटिशन डाल सकता। ई क्या था? जस्ट एंड इक्विटेबल। तो पहले क्या था? जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पे आरओसी पिटिशन नहीं दे सकता, लेकिन आप इसको ई क्लॉज कटने से इसका मतलब क्या हो गया? जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पे आरओसी एप्लीकेशन पिटिशन दे सकता है वाइंडिंग अप के लिए। तो बस इतना सा, दिस पार्ट, ये जो कटिंग की है यहाँ पे ऑरेंज कलर से, राइट, बस इसको काट दीजिए, दैट्स इट। With this, your Companies Act की amendment comes to an end, and by another video we will come out with the amendments of the economic and security laws. Thank you.